नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंपल्स में आप सभी का स्वागत। आज मैंने आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है। जो थंबनेल आपने देखा है, सीईटी स्पेशल एमसीक्यू 10 मिनट 10 एचएसएससी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज हमने शुरू किया है पीडीएफ के साथ। इसके साथ में विद पीडीएफ आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, विद पीडीएफ है, आपको इसकी मिलेगी। ये सीरीज हमारे टाइम बचाने के लिए स्टार्ट की गई है। इसके अंदर प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन करेंगे और मिनट के अंदर करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। पीडीएफ के द्वारा पढ़ाया जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डिटेल आपके साथ में शेयर की जा सके। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर। अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो हमने शुरुआत में डाला है एचएसएससी प्रीवियस ईयर। एचएसएससी के जो प्रीवियस ईयर हैं, किसके अंदर है? एचएसएससी हरियाणा पुलिस 2021 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको इसके अंदर करवाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत डॉट है, फिर नई दिल्ली है, जर्मनी पूछा गया है। इस प्रकार से रीजनिंग का क्वेश्चन है। भारत का संबंध जिस प्रकार से नई दिल्ली से है, उसी प्रकार से जर्मनी का संबंध कैसे है? तो भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, तो इसी प्रकार से जर्मनी की जो राजधानी होगी वो क्या होगी? बर्लिन होती है। कौन सी है? बर्लिन है। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए डी, बर्लिन। पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस किसकी? फ्रांस की। जो फ्रैंकफर्ट है और म्यूनिक है, ये दोनों के दोनों जर्मनी के अंदर शहर हैं। सिटी इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर शहर हैं। अगर मैं नदी की बात करता हूं, पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। फ्रांस देश को सूरा और सुंदरियों का शहर कहा जाता है। फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का शहर कहा जाता है। बर्लिन किस नदी के किनारे है? सप्री नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे, बर्लिन सप्री नदी के किनारे। फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का शहर कहा जाता है। भारत का संबंध जिस प्रकार से नई दिल्ली से है, उसी प्रकार से जर्मनी का संबंध बर्लिन से है। इतनी बात क्लियर है? उसमें 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है आकृति। 2 नंबर क्वेश्चन है, आकृति और आनुवांशिकी के रूप में समान व्यक्ति खालिस्तान कहलाते हैं। आकृति मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली जो सिमिलर हैं वो क्या कहलाते हैं? जुड़वा कहलाते हैं, कहलाते, क्लोन कहलाते हैं, सीमेन कहलाते हैं। जो स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जो सिमिलर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग होती है अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार करना। अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार करना। किसी भी जीव का प्रतिरूप बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तैयार करना। प्रतिरूप क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तैयार करना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। और विश्व के अंदर सबसे पहला क्लोन तैयार किया गया था एक भेड़ का, जिस भेड़ का नाम था डॉली। सन 1996 के अंदर सबसे पहला क्लोन तैयार किया गया डॉली भेड़ का, और डॉली भेड़ का जन्म 1996 के अंदर हुआ था। अगर हम भारत, तो विश्व में पहला भैंस क्लोन, विश्व में पहला भैंस क्लोन कौन सा है? समरूपा। विश्व के अंदर पहला भैंस क्लोन कौन सा है? समरूपा है, जिसका जन्म 6 फरवरी 2009 को हुआ था। कहां पर किसने तैयार किया था? एनडीआरआई करनाल के द्वारा तैयार किया गया था। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया था। एनडीआरआई कहां पर है? करनाल के अंदर है। करनाल के अंदर स्थानांतरित कब किया गया? 1955 के अंदर स्थानांतरित किया गया। इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? पहले बेंगलोर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, फिर 1955 के अंदर एनडीआरआई को करनाल के अंदर स्थापित किया गया था। मात्र 6 दिन तक जीवित रही थी कौन सी? समरूपा। तो विश्व के अंदर सबसे पहले भैंस का क्लोन कौन सा था? समरूपा था, जो 2009 के अंदर एनडीआरआई करनाल के द्वारा स्थापना की गई थी। इसको बनाया गया था फुल फॉर्म नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरी भैंस क्लोनिंग के द्वारा दुनिया की दूसरी भैंस तैयार की गई, जिसका नाम था गरिमा। एनडीआरआई करनाल के द्वारा 6 जून 2009 को एनडीआरआई करनाल के द्वारा पहला समरूपा और दूसरा गरिमा
अगर तीसरे की मैं बात करता हूं तो उसके बाद में तीसरी तैयार की गई गरिमा सेकंड 2010 के अंदर, जिसका जन्म 2010। गरिमा सेकंड वो पहली कलोन भैंस हुई जिसने एक कटड़ी को जन्म दिया और उस कटड़ी का नाम रखा गया महिमा। अगला कौन सा था? महिमा। गरिमा सेकंड की कटड़ी का नाम क्या रखा गया? महिमा नाम रखा गया, जिसका जन्म 2013 के अंदर हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं, पहले वैज्ञानिक ये मान रहे थे कि जो कलोन तैयार किया गया है भैंस का वो एक बांझ है, लेकिन कटड़ी का जन्म दिया किसके द्वारा? गरिमा के द्वारा। इसका नाम रखा गया महिमा। तो गरिमा सेकंड की कटड़ी का नाम क्या रखा गया? महिमा नाम रखा गया। अगर मेल बफेलो की अगर हम बात करते हैं तो वो गौरव 2015 के अंदर किसके द्वारा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो हिसार के द्वारा, CIRB हिसार के द्वारा पहला मेल बफेलो तैयार किया गया, जिसका नाम था हिसार गौरव 2015 के अंदर। एक क्वेश्चन था कलोन के बारे में, आता है निम्नलिखित में से किसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? किसके पास भारत में बैंक का एकमात्र है? RBI के पास, SBI के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, इनमें नहीं। किसके पास अधिकार है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की जो स्थापना है वो एक आयोग था, यंग हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग है? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। जब स्थापना की गई उस समय हेडक्वार्टर था कलकत्ता के अंदर, लेकिन 2 साल के बाद 1937 के अंदर इस हेडक्वार्टर को मुंबई के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। 1937 के अंदर इस हेडक्वार्टर को मुंबई के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। 1935 के अंदर हेडक्वार्टर था कलकत्ता के अंदर और 1937 में RBI का हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया मुंबई के अंदर। RBI को भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक कहा जाता है और बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंक का बैंक कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं पहला गवर्नर, तो पहला गवर्नर ओसबर्न स्मिथ था, जिसका कार्यकाल 1935 से 1937 तक था। दूसरा गवर्नर कौन था? जेम्स टेलर था, जिसका कार्यकाल 1937 से 1943 तक था। ये पहले दोनों के दोनों क्या थे? अंग्रेज अधिकारी थे। कैसे थे? अंग्रेज अधिकारी थे। पहले भारतीय गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो वो CD देशमुख, जो तीसरे नंबर के ऊपर बने थे, CD देशमुख 1943 से 1949 का इनका कार्यकाल था। भारत आजादी के समय गवर्नर कौन था? CD देशमुख था। और अगर हम बात करते हैं RBI के राष्ट्रीयकरण के समय, नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन था? तो CD देशमुख था, क्योंकि RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक था। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं तो RBI राष्ट्रीयकरण है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को 5 करोड़ रुपए की राशि से RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में गवर्नर की बात करते हैं तो शक्तिकांत दास हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। पहला ओसबर्न स्मिथ, दूसरा जेम्स टेलर, तीसरा CD देशमुख और वर्तमान में 25वां शक्तिकांत दास है। और एकमात्र PM जो RBI का गवर्नर रहा वो मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह एकमात्र PM है जो RBI के अंदर 15वें नंबर के गवर्नर रहे थे। अगर SBI की जो फुल फॉर्म है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। SBI की स्थापना किस प्रकार से हुई है वो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1806 के अंदर बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। 1840 के अंदर बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना की गई। 1843 के अंदर बैंक ऑफ मद्रास। जो 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, तो 1806 के अंदर बंगाल के अंदर बैंक की स्थापना की गई। 1840 के अंदर बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना की गई। 43 के अंदर बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। और इन तीनों ने काम किया 1921 तक है। 1921 के अंदर एक बैंक बना दिया इन तीनों का विलय करके, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? बैंक ऑफ बंगाल, मुंबई और मद्रास को 1921 के अंदर मिला दिया। अगर तारीख पूछे तो वो 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है।
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? 1 जुलाई 1955 के अंदर है, जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। वर्तमान में अगर चेयरमैन की बात करते हैं तो कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं, इसके चेयरमैन हैं। अगर मैं बात करता हूं पीएनबी की, पंजाब नेशनल बैंक की अगर मैं बात करता हूं, तो स्थापना जो 1894 के अंदर दयाल सिंह और लाला लाजपत राय के द्वारा पीएनबी की स्थापना की गई थी। पीएनबी का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है और वर्तमान में एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है? तो अतुल कुमार गोयल हैं। अतुल कुमार गोयल हैं। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक हैं। तो डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक हैं दान्ये अली गिरी, दान्ये अली गिरी हैं, दान्ये अली गिरी हैं, ठीक है, अली गिरी। द रिपब्लिक प्लेटो के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द रिपब्लिक किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। द स्टेट्समैन और द लॉग किसके द्वारा है? प्लेटो के द्वारा। अरस्तु के द्वारा मैंने आपको लिखवाई थी हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर एक फुल फॉर्म पूछी जो है FCFS स्टैंड फॉर। FCFS होता है साउंड, फर्स्ट का में फर्स्ट साउंड होता है। इसी से रिलेटेड 2 फुल फॉर्म और आती हैं। एक होता है FIFO। FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक होती है LIFO, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये 3 फॉर्म है, इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखनी होंगी। उसके बाद में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है। वर्तमान में भारत के अंदर उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या, हाई कोर्ट की संख्या, हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। टोटल हाई कोर्ट कितने? 25। सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा था? कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 के अंदर स्थापना हुई थी, तो सबसे पहला था। तो साथ में क्या होगा? सबसे पुराना हाई कोर्ट है कलकत्ता उच्च न्यायालय था, जिसकी स्थापना 1862 के अंदर की गई। सबसे बड़ा हाई कोर्ट अगर बात करें न्यायाधीशों की संख्या के अनुसार, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिसका इलाहाबाद का वर्तमान में नाम है प्रयागराज कर दिया गया है। आर्टिकल 214 आर्टिकल क्या बोलता है? प्रत्येक राज्य के लिए कोर्ट होगा। आर्टिकल 214 ये बात बोलता है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और आर्टिकल 231 बोलता है 2 या 2 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश का एक हाई कोर्ट हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों, राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। 25वां हाई कोर्ट, पहला हाई कोर्ट तो था, सबसे लास्ट हाई कोर्ट है 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश का बना है। कौन सा? अमरावती। अमरावती हाई कोर्ट जो है 25वां नवीनतम हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बना है 1 जनवरी 2019 को बना है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं 7 नंबर क्वेश्चन की, अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त किस आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो 65 वर्ष की उम्र तक, या तो 6 वर्ष पहले पूरे हों, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष का कार्यकाल होता है, या तो 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष का कार्यकाल होता है। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग के बारे में बात करते हैं तो संविधान के भाग नंबर 15 के अंदर वो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक आते हैं। भाग नंबर 15 के अंदर अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष का होता है। या तो 6 वर्ष कार्यकाल को हो गए हो या फिर 62 वर्ष की उसकी उम्र हो गई हो, तो वो अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। और मुख्य के अंदर या तो 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया हो या फिर उसकी उम्र 65 वर्ष की हो गई हो। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है?
वर्तमान में जो न राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। और अन्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में अनूप चंद्र पांडे हैं। मुख्य कौन है? राजीव कुमार है और अन्य की मैं बात करता हूं अनूप चंद्र पांडे हैं। वहीं पर चुनाव आयोग के अंदर अगर हम बात करें ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग 1982 के अंदर है। 1982 के अंदर केरल के पारूर जिले के अंदर 50 विधानसभा सीट के ऊपर जो है प्रयोग किया गया था। 1982 के अंदर 50 बूथ पर केरल के पारूर विधानसभा के इलेक्शन के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। और पूरा चुनाव ईवीएम के द्वारा करवाने पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। 1999 के अंदर पूरा चुनाव ईवीएम किसने कराया? गोवा राज्य ने कराया 1999 के अंदर। वर्तमान में आ रखा वीवीपैट। वीवीपैट की फुल फॉर्म HSSC के अंदर पूछी गई है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये बात ध्यान में रखनी है। वेरीफाइड मत कर देना, यहाँ पर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग 2013 के अंदर नागालैंड के अंदर किया गया था। हरियाणा के अंदर जींद उपचुनाव जनवरी 2019 के अंदर, हरियाणा के अंदर वीवीपैट का प्रयोग जनवरी 2019 के अंदर जींद उपचुनाव के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हरियाणा में ICAR हरियाणा में ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स NBAGR इंपोर्टेंट है। NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज कहां स्थित है? तो ये करनाल के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? करनाल के अंदर। ध्यान से सुनना एक बात है, इनकी जो स्थापना है वो 1984 के अंदर बेंगलोर के अंदर की गई थी। इनकी स्थापना 1984 के अंदर बेंगलोर के रूप में की गई थी। तो संस्था बनाई गई थी अलग अलग। पहली संस्था कौन सी थी? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। दूसरी कौन सी थी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक। दो संस्था की स्थापना अलग अलग 1984 के अंदर बेंगलोर के अंदर की गई थी। एक थी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज और दूसरी थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। इन दोनों की स्थापना 1984 के अंदर बेंगलोर के अंदर, लेकिन इनको 1985 के अंदर करनाल में शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया और दोनों को मर्ज कर दिया और दोनों को आपस में कब मिला दिया? अलग अलग की स्थापना 1984 बेंगलोर के अंदर, 1985 के अंदर करनाल में स्थानांतरित है और दोनों को आपस में मर्ज कर दिया। कब कर दिया? 1995 के अंदर दोनों को आपस में मर्ज कर दिया और नाम लिख दिया ICAR NBAGR। आपको मिलेगा ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसका काम होता है जो पशुओं की जो नस्ल होती है उसको देना। कार्य क्या होता है? NBAGR का कार्य क्या होता है? नस्लों को मान्यता देता है। नस्लों को मान्यता देने का कार्य किसका होता है? NBAGR का होता है। भारत के अंदर गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें 50 हैं और भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें 19 हैं। तो नस्लों को मान्यता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? NBAGR करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन जो होता है, जो ह्यूमन जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? ह्यूमन जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ग्रीक वर्ड मैंने आपको बताए दे, ग्रीक वर्ड कौन से हैं? बायोलॉजी है, बोटनी है, जूलॉजी है। बायोलॉजी है, बोटनी है, जूलॉजी है। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है, जूलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है, बोटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोक्रोच में एक्सोस्केलेटन। कोक्रोच में एक्सोस्केलेटन होता है जो उसके बाहर का जो कवरिंग होती है, बाहर की कवरिंग, उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। कोक्रोच के एक्सोस्केलेटन में कठोर प्लेटें होती हैं जिन्हें कहा जाता है स्केलेराइट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? स्क्लेराइट कहा जाता है। देखो इसके अंदर पूछा एक्सोस्केलेटन के अंदर कठोर प्लेटें होती हैं, जो कठोर प्लेटें पाई जाती हैं उसको स्क्लेराइट कहा जाता है। कोक्रोच किस संघ के अंदर आता है? आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आता है। किस संघ में? आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर जितने भी जीव आते हैं उनके शरीर को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपर सिर होता है, बीच में वक्ष होता है और पीछे की तरफ क्या होता है? पेट होता है, उदर होता है। सिर होता है, वक्ष होता है और पेट 3 भाग के अंदर बांटा जाता है। और कोक्रोच के अंदर हृदय के अंदर
13 कोष्ठक, 13 चेंबर पाए जाते हैं। से मानव शरीर के अंदर जो हार्ट होता है उसके अंदर 4 चेंबर होते हैं, तो वहां पर कॉकरोच के अंदर 13 कोष्ठक पाए जाते हैं, हृदय के अंदर है। और जो कॉकरोच के अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जो एक्सोस्केलेटन कॉकरोच के अंदर है वो बना काइटिन का होता है, लेकिन उस एक्सोस्केलेटन के अंदर 4 प्लेटें पाई जाती हैं। उन प्लेटों को स्क्लेराइट कहा जाता है। प्लेटों क्या कहा जाता है? स्क्लेराइट। देखो एक्सोस्केलेटन में कठोर प्लेटें होती हैं जिन्हें स्क्लेराइट कहा जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।